तो आज का क्लास में हम वो सारा चीज़ रिवाइज करा देंगे जो हम लोग देखे हैं ना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? कोडिंग का बेसिक्स। कोडिंग का बेसिक्स में पहला टॉपिक क्या था रे? बता, तुम लोग बात करो, हमसे बात करो तुम लोग। पहला है हम लोग C++ में कोडिंग कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मेन स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है ना? तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोडिंग, है ना। स्ट्रक्चर का बात करेंगे कि हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग का शुरुआत कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है। तो कोडिंग का क्या स्ट्रक्चर है? हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? हेडर फाइल। हेडर फाइल को ऐड करने के लिए हम कोड में कैसे लिखेंगे, है ना। जहां भी हम कोड लिखेंगे वहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं हैज इंक्लूड, और जिस हेडर फाइल को ऐड करना है ना। जैसे कि हम यदि ऐड करते हैं iostream.h भी लिख सकते हैं। किसी किसी कंपाइलर में लिखने का जरूरत नहीं है। अब जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसमें .h लिखने का जरूरत नहीं है। एक चीज और हम लोग इसके साथ में लिख लेते हैं, यदि हम कोड लिख रहे हैं C++ में। किसमें? C++ में, है ना। उसका मतलब हम लोग बाद में समझ जाएंगे या तुम लोग समझ चुके हो, है ना। उसके लिए हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ये एक नेम स्पेस है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं std। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इसके अंदर रखा हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट करने के लिए ऑब्जेक्ट, है ना। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट के माध्यम से करते हैं? Cin और Cout, है ना। इसके माध्यम से Cin का मतलब जब भी हम लोग इनपुट लेने का काम करेंगे तो Cin का प्रयोग करेंगे, और Cout का मतलब कोई भी चीज हमें प्रिंट करना है ना। किसी भी चीज को हमें स्क्रीन पर प्रिंट करना है, उसके लिए Cout का हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो याद है, रिवाइज हो गया। इसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं, है ना, इंट मेन। ये स्टार्टिंग होता है जहां से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। कोड क्या करता है? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जब भी हम लोग किसी कोड को लिखते हैं। लिखने के बाद हम कंपाइल करते हैं, और जब रन करते हैं तो यदि ये फंक्शन नहीं रहा हमारा कोड में तो कोड रन ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इसका मतलब कोड का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। ये रिटर्न का क्या मतलब है? यहां रिटर्न हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें जो भी करना होता है वो हम कहां लिखते हैं? मेन फंक्शन के अंदर। और मेन फंक्शन के एंड में हम रिटर्न लिखते हैं ना, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट्स। तो कोई भी लाइन यदि हम लोग कोडिंग करने के टाइम में लिखते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या कहा जाता है रे? उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये एंड देखो, एंड ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का एंड क्या है हमारा? रिटर्न फंक्शन। ये कहा जाता है। अब यदि हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जस्ट अभी हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शन में हम लोग समझेंगे ये रिटर्न का क्या मतलब होता है। फिलहाल के लिए ये समझ जाओ कि ये रिटर्न चला जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको चला जाएगा? है ना। जैसे ऐसा सोचो कि ये बहुत सारे लाइन यहां पर लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट करते करते, क्योंकि लाइन बाय सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, एक एक बाय एक एक लाइन। तो ये एग्जीक्यूट करते यहां पर कंट्रोल आया, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि जितना भी यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तभी ना कोई गलती नहीं आया, तब ना यहां पर कंट्रोल आया। यदि गलती होता तो यहां पर कंट्रोल आता ही नहीं। तो एक साइन के लिए हम ना ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए ये स्टेटमेंट का यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है C++ कोड लिखने का। और ये याद हो गया? याद है ना? अब भूलोगे नहीं ना तुम लोग? ठीक है। अगला क्या है? अगला हमें आउटपुट और इनपुट लेना आना चाहिए। कोड में आउटपुट और इनपुट लेना आना चाहिए कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल में हम वैल्यू को इनपुट लेंगे, और कैसे हम किसी भी चीज को कंसोल विंडोज में हम क्या करेंगे? आउटपुट दिखाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं उसके लिए? इनपुट और आउटपुट लेने के लिए तो अगला दूसरा जो है वो तो आना चाहिए हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, है ना। तो इनपुट लेना आना चाहिए और आउटपुट दिखाना आना चाहिए।
ठीक, इनपुट लेना आना चाहिए और आउटपुट लेना है। तो हम कैसे इनपुट लेंगे? यदि कंसोल विंडोज से जब कोड हम लोग रन करते हैं तो एक ब्लैक स्क्रीन आता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोल विंडोज। अब ये कंसोल विंडोज से कैसे हम इनपुट लेंगे और कैसे हम इस पर हम लोग आउटपुट शो करते हैं? ये किसके लिए है? यूजर के लिए, है ना। यदि यूजर से किसी वैल्यू को लेना है इनपुट में, या फिर यूजर को कोई मैसेज शो करना है, तो कैसे इनपुट आउटपुट हम लोग प्रोसेस करते हैं? तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस करने के लिए दो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ना। पहला ऑब्जेक्ट है सी इन। इन का मतलब इनपुट लेने के लिए। इस ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इनपुट लेने के लिए। और इसके साथ में एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको बोला जाता है इनपुट ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? इनपुट ऑपरेटर। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है ना। अगला है ये, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट इनपुट लेने के लिए, है ना। इनपुट ऑपरेटर का यूज करते हैं इसका, है ना। तो हम लोग यदि किसी भी चीज को इनपुट लेना है तो हम लोग कैसे लेते हैं? कंप्लीट स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं? सी इन और फिर ऑपरेटर लगाते हैं, इनपुट ऑपरेटर। और जिस वेरिएबल में हमें इनपुट लेना है, मान के चलो हमारा वो वेरिएबल NUM है। क्या है? NUM है। इसका मतलब है जब भी हम कंसोल विंडोज में यहां पर कोई वैल्यू को लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद जैसे इंटर क्लिक करेंगे, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा? इनपुट चला जाएगा, उस वैल्यू में, उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इनपुट का मतलब ये है। आउटपुट का क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब है यदि कोड के माध्यम से हमें कुछ भी चीज कंसोल विंडोज में दिखाना है, यूजर में दिखाना है, तो यूजर को दिखाना है, तो क्या करेंगे? आउटपुट लिखने के लिए कौन सा कोड का यूज करते हैं? कौन सा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं? सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग यूज करते हैं आउटपुट ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं? आउटपुट ऑपरेटर। और जो भी चीज हमें दिखाना होता है, ध्यान देना यहां पर, यदि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना है, स्ट्रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी सेंटेंस, तो उसको डबल कोट में लिखेंगे। लेकिन यदि हमें कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो सिंपल हम लोग वेरिएबल का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? वेरिएबल का नाम दे देंगे। और जब भी कोड हम लोग लिखते हैं तो हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये बताता है कि ये स्टेटमेंट एंड कर गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सेमी कॉलन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, या ऐसे भी उल्टा करके पूछ देगा कि किसी भी स्टेटमेंट का एंड कैसे करते हैं हम लोग, तो कैसे करते हैं हम लोग? सेमी कॉलन लगा करके। तो ये कोड लिखना कभी भी दिक्कत नहीं होगा ना लिखने में, कभी भी इनपुट लेना हो, कभी आउटपुट लेना हो, है ना। अगला क्या है बताओ? अगला है लूप, कि हम लोग लूप कैसे चलाते हैं। लूप से भी एक पहले और टॉपिक है, उसको तो हम लोग भूल ही रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? यदि हम चेक करना चाहते हैं, कंडीशन चेक ना, कंडीशनली किसी चीज को हमें एग्जीक्यूट करना हो। क्या करना हो? कंडीशनली। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट हो वो कैसे एग्जीक्यूट करे? कंडीशनली एग्जीक्यूट करे। तो उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कोडिंग में? तो मेरे पास तो जगह है नहीं, इसी को मिटाना पड़ेगा। तीसरा है कि कंडीशन चेक हम लोग कैसे करते हैं। कंडीशनली यदि हमें कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करेंगे? किस मेथड से? तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। किसका? इफ एल्स ब्लॉक का। तो इफ एल्स ब्लॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ या इफ एल्स ब्लॉक, इसको हम लोग कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? तो इफ ब्लॉक को इंप्लीमेंट करने के लिए इफ कीवर्ड का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ। और यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशन, है ना। कंडीशन लिखेंगे। और कोई भी ब्लॉक यदि स्टार्ट होता है तो हम उसको कैसे ओपन स्टार्ट करते हैं? ओपन ब्रेसेस से। ओपन ब्रेसेस बताता है कि ये ब्लॉक क्या हो गया? स्टार्ट हो चुका है। यदि कहीं एंड होगा ये ब्लॉक तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? क्लोज ब्रेसेस। तो ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के बीच को ही हम लोग बोलते हैं बॉडी। क्या बोलेंगे? तो यदि ये इफ ब्लॉक है तो ये ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस के बीच में जो भी होगा उसको बोलेंगे इफ का बॉडी। किसका बोलेंगे? इफ का बॉडी। अब इफ के साथ में एल्स है,
तो ये कंडीशन, ये रन एग्जीक्यूट कैसे करता है, तो एग्जीक्यूट कैसे करता है, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा, क्या होगा, तभी कंट्रोल एंटर करेगा इफ का ब्लॉक में, अदरवाइज नहीं एंटर करेगा। अब सवाल ये है कि यदि हम कंडीशनली किसी चीज को लिख दिए हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं किया और हम चाहते हैं कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो, तो उसी के साथ में हम लोग यूज करते हैं एल्स ब्लॉक। किसका प्रयोग करते हैं, तो एल्स ब्लॉक। तो कभी भी ये दोनों ब्लॉक एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं करता है। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है। यदि हमारा कंडीशन यहीं सेटिस्फाइड हो गया तो केवल एफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करेगा, उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यदि यहां कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक। इसी प्रकार हम लोग एफ एल्स लेडर बना सकते हैं, याद है ना, क्या बना सकते हैं, एफ एल्स का लेडर भी बना सकते हैं। मतलब एल्स के बाद भी यहां भी कंडीशन हमें चेक करना हो तो बहुत टाइम, यदि एक से अधिक बार हमें कंडीशन चेक करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं, एफ एल्स लेडर का इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि इसको देखो, इफ यहां कंडीशन होगा, इफ ब्लॉक है तो एल्स भी होगा। अब एल्स में भी हम चाहते हैं कि यहां भी हम कंडीशन को चेक करें, तो हमें फिर इफ ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इफ, और इस इफ के बदले में फिर एक ब्लॉक बन जाएगा एल्स ब्लॉक। तो इस प्रकार यदि फिर यहां कंडीशन लिखना हो तो यहां पर इफ करेंगे, फिर उसके बदले में एल्स ब्लॉक भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बन जाएगा एफ एल्स लेडर। क्या बन जाएगा, एफ एल्स लेडर। और इस प्रकार इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, लास्ट में इफ, है ना। इस प्रकार बहुत जगह हम कंडीशन को यूज कर सकते हैं एफ एल्स लेडर का यूज करके, है ना। अब तो ध्यान में रहेगा, भूलोगे नहीं। बस ध्यान, तुम लोग के ध्यान में लाने के लिए ये बता दे रहे हैं। तुम लोग कितना रिवाइज करते हो हमको भी नहीं आइडिया, लेकिन कोड को लिखना चाहते हो अच्छा से, है ना, तो ये ध्यान में रहना जरूरी है। अब कभी भी यदि किसी भी चीज का वैल्यू चेक करना हो, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अच्छा इफ ब्लॉक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इफ ब्लॉक, और कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं ज्यादातर। किसका, रिलेशनल, जिसमें कंपैरिजन करते हैं ना, वैल्यू को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उसका वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। रिजल्ट किस में आता है, ट्रू या फॉल्स में। तो ये था हमारा कंडीशन चेक, या कंडीशनली यदि किसी स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एफ एल्स का अल्टरनेट कौन सा रूप है, स्विच केस। क्या आता है, एफ एल्स का ही यदि हम अल्टरनेट का बात करें तो वो आता है स्विच केस। क्या आता है रे, स्विच केस। तो स्विच केस का इंप्लीमेंट करके भी हम लोग, मतलब एफ एल्स ब्लॉक जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, या एफ एल्स लेडर जो बनाते हैं, वो बहुत सारा एफ एल्स देखने में थोड़ा ऑड लगता है। क्या लगता है, ऑड लगता है। उस वजह से स्विच केस का इंप्लीमेंट किया, या स्विच केस के माध्यम से भी एफ एल्स लेडर को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो स्विच केस किसके बदले में है, एफ एल्स लेडर के बदले में। एफ एल्स लेडर, लेडर का मतलब है कि सीढ़ी जो बनता है, एफ एल्स, इफ एल्स, फिर इफ एल्स, है ना, इस प्रकार जो बनता है। तो स्विच केस का इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो स्विच केस का इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं स्विच कीवर्ड का प्रयोग करके। फिर यहां पर हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं। क्या देते हैं, एक्सप्रेशन, और इसके अंदर में हम लिखते हैं केस एक्सप्रेशन 1 कॉलन, है ना, और यहां जो भी हमें उस के बेसिस पे एग्जीक्यूट करना हो। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं केस 2, एक्सप्रेशन केस 2 नहीं, यहां पर एक्सप्रेशन 2 बोलेंगे, है ना। 2 यहां पर कोई स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट हम कराना चाहते हैं एक्सप्रेशन 2 के आधार पे, है ना। इसी तरह बनेगा केस एक्सप्रेशन 3, ये स्टेटमेंट्स, और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट, हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, या डिफॉल्ट केस होता है। क्या होता है, अब डिफॉल्ट केस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उस टाइम कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इतना चीज ध्यान देना है कि ये जो स्विच ब्लॉक है, स्विच ब्लॉक में ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये हमेशा कोई कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कैरेक्टर होगा, या फिर कॉन्स्टेंट्स होगा। क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा। कॉन्स्टेंट्स में जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, है ना। तो ये एग्जीक्यूट कैसे करता है स्विच केस ब्लॉक, यहां पर हम जो एक्सप्रेशन देंगे
वही एक एक करके चेक करता है ना। पहले केस 1 से चेक होगा कि क्या इसके इक्वल है, यदि ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर इससे चेक होगा क्या इसके इक्वल है। तो जहां भी एक्सप्रेशन मैच करेगा उसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स को लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तुम लोग मत भूलना कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है स्विच केस ब्लॉक, है ना, एफ एल्स ब्लॉक, स्विच केस ब्लॉक। अगला क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक्स है कोडिंग का, यही सब बेसिक्स है। यदि ये सब चीज तुम लोग को समझ में आ गया है ना, कंप्लीटली यदि समझ में आ गया तो कोडिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में भी रखना है कि कैसे हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला क्या है रे, बताओ, तुम लोग ही बोलो। अगला है लूप कंसेप्ट। क्या है, लूप कंसेप्ट। लूप कंसेप्ट, अच्छा लूप कंसेप्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं लूप कंसेप्ट का प्रयोग? यदि हमें ब्लॉक ऑफ कोड को, है ना, एग्जीक्यूट करना है बहुत बार, ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है। अब ये कॉम्बिनेशंस को या इसका ग्रुप को हमें एग्जीक्यूट करना है 5 टाइम। कितना टाइम? तब तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर हमें यहां पर लिखना पड़ेगा तीनों को, फिर उसी तरह लिखना पड़ेगा 5 बार। अब इस चीज से ओवरकम करने के लिए लूप कंसेप्ट का यूज किया गया। यदि कोई भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, है ना, तो कितने प्रकार से हम लोग लूप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन लूप है? फॉर लूप है ना, फॉर लूप है, इसके बाद व्हाइल लूप है, और फिर डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। अब तीनों लूप का जो इंप्लीमेंटेशन है थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पहला चीज ये कॉमन है कि लूप को हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लूप वेरिएबल, है ना। तो जब भी हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है तो हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं रे? लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। लूप वेरिएबल जो होता है उसी को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। पहला पार्ट से लूप को चलाने के लिए इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? लूप वेरिएबल जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ भी, ये वो आई हो सकता है, कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से यूजर रखता है। तो लूप वेरिएबल जो हम लोग रखेंगे लूप को कंट्रोल करने के लिए, पहला पार्ट आता है इनिशियलाइजेशन, है ना। दूसरा पार्ट आता है कि कितने टाइम उसको एग्जीक्यूट करना है, लूप को, उसको कंट्रोल करना है ना। इसका मतलब है कि ये लूप वेरिएबल है, उसको कंटिन्यूसली हमें चेक करते रहना है। क्या करना है? चेक करना है। तो चेक करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? कंडीशन। तो दूसरा में आता है, दूसरा पार्ट में आता है कंडीशन को चेक करना, है ना, चेक करना, है ना। यहां पर कंडीशन को हम चेक करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंट्री पार्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब है लूप वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, फिर वो लूप में इंटर करने से पहले चेक होता है कि यदि वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है ना। इसके बाद हम तीसरा स्टेप में क्या करते हैं? अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यदि लूप वेरिएबल को हम अपडेट नहीं करेंगे बार बार तो क्या होगा? एक बार जो कंडीशन मिल गया वही कंडीशन हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा भी आना चाहिए ना जब ये कंडीशन फेल हो जाए और लूप हमारा बंद हो जाए, है ना। लूप बंद कब होगा? एक बार यदि लूप स्टार्ट हो गया तो लूप बंद कब होगा? जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें लूप वेरिएबल को बार बार क्या करना है? अपडेट करना है। तो लूप वेरिएबल को हम क्या करेंगे? इसको अपडेट करेंगे। तो ये 3 स्टेप होता है लूप को कंट्रोल करने के लिए। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन चेक, और तीसरा है अपडेट। तो पहला में जो क्या है, लूप वेरिएबल को ही हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, दूसरा में किसको चेक करेंगे? लूप वेरिएबल को ही चेक करेंगे, और तीसरा में किसको अपडेट करना है? लूप वेरिएबल को ही अपडेट करना है। तो ये हर लूप में हमें नजर आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल में किसका लूप ले ले, बताओ, तुम लोग बहुत लिख चुके हो, किसका लिखे हो? फॉर लूप को, है ना, फॉर लूप। व्हाइल लूप का बात करते हैं, तो जैसे एक व्हाइल लूप चलाना है 10 टाइम, कितना टाइम चलाना है? 10 टाइम चलाना है। तो पहला स्टेप क्या है? एक
लूप वेरिएबल होना चाहिए। तो लूप वेरिएबल के लिए हम रखते हैं इंट आई, क्या है, इसको मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, लूप वेरिएबल है। पहला पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन का पार्ट। तो इस लूप वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू से, जैसे कि 1, जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट करें, किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया। ये कितने टाइम हमें चलाना है लूप को, 10 टाइम। तो इसी जहां से हम इनिशियलाइज किए हैं उसी हिसाब से हमें कंडीशन भी लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे कि यदि हम लिखेंगे while, अब देखो while लूप को हम इंप्लीमेंट करते हैं while कीवर्ड का यूज करके, पहले हम बता चुके हैं ना, अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं ना। तो सिंपल है, क्या है, while कीवर्ड का यूज करके हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं while लूप, और यहां पर हम लोग लिखेंगे कंडीशन। अब ऐसा सोचो कि 10 टाइम इस लूप को एग्जीक्यूट करना है और हमने वेरिएबल लूप वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज किया है, तो हमारा कंडीशन भी ऐसा लिखो कि वो 10 टाइम ही चले। कितना टाइम चले, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा i इज लेस देन इक्वल टू 10, है या नहीं। और ये फिर while लूप का ओपन हो जाएगा, ओपन यहां पर कंट्रोल, ये ओपन ब्रेसेस से ओपन करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। ये तुम्हारा while लूप का बॉडी कहलाएगा। ये ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के बीच में ये क्या कहलाएगा, while का बॉडी कहलाएगा, है ना। और यहां पर अब देखो while लूप का एंड में हमें लूप वेरिएबल को अपडेट करते रहना है। क्या करना है, यहां पर हम i प्लस प्लस करेंगे। क्या करेंगे यहां पर हम i प्लस प्लस करेंगे। i प्लस प्लस का मतलब i का वैल्यू को हम कितना से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 1 से। मतलब जब भी लूप चलेगा तो यहां पर i का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, इनिशियलाइज किया हमने वैल्यू को, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन यदि ट्रू हुआ, क्या हुआ, तो कंट्रोल एंटर करेगा लूप के अंदर, जो भी हमारा यहां बॉडी में है सारा एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये जो है लूप वेरिएबल वो अपडेट होगा, और लूप वेरिएबल अपडेट होने के बाद वो फिर कहां चल जाता है, कंट्रोल, कंडीशन चेक करने के लिए। किसके लिए, कंडीशन चेक करने के लिए। फिर यदि यहां देखेगा कंडीशन ट्रू है तो एंटर करेगा, अदरवाइज वो लूप वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ये लूप स्ट्रक्चर है। सबसे फेमस लूप तो फॉर लूप है, क्योंकि हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा लूप लिखते हैं, फॉर लूप। लेकिन अपना अपना लूप का एक अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है, जिसका जरूरत पड़ता है वहां पर हम लोग उस लूप को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये था बेसिक्स, कोडिंग का बेसिक्स। मतलब यदि इतना चीज तुम लोग को आ गया जो अभी हम बोले, तो कोडिंग एक तरह से कोडिंग का बेसिक्स तुम लोग को समझ आ चुका है। जब भी जरूरत पड़ेगा तुरंत कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को चेक करना है ना, कंडीशनली स्टेटमेंट को ऐड करना है, या फिर कभी लूप को लगाना है, तुरंत लूप को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। किसी भी चीज का इनपुट लेना है या फिर कुछ चीज को हमें आउटपुट दिखाना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फंक्शन। अब फंक्शन को हम लोग शुरुआत करते हैं कि फंक्शन क्या होता है।